बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर हुसैन थेबू। ये जो जंग का माहौल, एक तरफ़ा जंग जो हिंदुस्तान ने छेड़ी हुई है, उस पे हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है। एक तरफ हम देखते हैं हिंदुस्तान में, अगर हिंदुस्तान में देखें तो वहाँ की जो मीडिया है, वो जो गोदी मीडिया है, वो जो मोदी मीडिया है, उसने तहलका मचाया हुआ है। सिर्फ़ और सिर्फ फेक न्यूज़ की वो एक इंडस्ट्री लगी हुई है। हमने देखा कल वहाँ के एंकर चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के, कल ये होना है, हैदराबाद में ये हो गया, लाहौर में ये हो गया, कराची में ये हो गया। हम वहाँ देख के परेशान हो रहे थे, क्या हो रहा है इन लोगों को। दुनिया देख के हैरान हो रही थी कि ये क्या हो रहा है। लेकिन वो जोकर्स हैं, बेसिकली उनको जो नरेंद्र मोदी ने अपने लिए इस्तेमाल किया। जब वो इलेक्शन कैंपेन के लिए भी होता था तो वो अपने लिए उनको इस्तेमाल किया। अब के बार 400 पार, नरेंद्र मोदी आ गए। अब वही मीडिया उसी तरह से रिएक्ट कर रहा है और इसी तरह से बुरे तरीके से उनको जो है वो ह्यूमिलेट कर रहा है और वो मजबूर हो रहे हैं। अभी हमने क्या करा, हम वहाँ पे पहले तो हम पाकिस्तानी लोगों को वहाँ पे बुलाते थे, लेकिन ये हमारी बहुत बड़ी सक्सेस है। आप ये लेटर देख सकते हैं स्क्रीन पे। ये इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन सरकार, मोदी जो वहाँ का टेररिस्ट है, वो ये मजबूर हुआ इस बात पे कि ये इन्होंने मीडिया को ये लेटर दिया कि किसी भी पाकिस्तानी को टीवी पे नहीं बुलाना है। लेकिन अब हमारा मौक़िफ़ कैसे जाए, तो आज उसके लिए हमने देखा कि हमारे DGISPR ने बिठाया अपने साथ हमारे एयर और हमारे नेवल ऑफिसर्स को, और उन्होंने ये दुनिया को ब्रीफ किया कि हक क्या है, सच क्या है, रियलिटी क्या है। अब ये जो सारा ड्रामा है, ये जो फाशिस्ट मोदी का, ये जो नेतन्याहू का कज़न है और ये हिटलर का जो पोता है, ये नरेंद्र मोदी, जिसकी ये आइडियोलॉजी है कि सिर्फ़ और सिर्फ इंतशार फैलाना है, सिर्फ़ और सिर्फ लोगों में हरास फैलाना है। उससे क्या करा, उसने एक पहलगाम इंसिडेंट सबसे पहले खुद किया। उसके बाद आज हमारे DGISPR ने दुनिया के इंटरनेशनल मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुला के ये ब्रीफिंग दी, जो मेक अ सेंस कि भाई एक इंसिडेंट होता है 2:20 पे, 2:20 के बाद 2:30 की उस इंसिडेंट की FIR लॉन्च होती है। अगर हम देखते हैं कि वो जो थाना है जहाँ पे ये FIR लॉन्च हुई है, वो भी 30 मिनट्स के डिस्टेंस पे है। अब एटलीस्ट वहाँ से जो बंदा निकला वो 30 मिनट्स के बाद तो एटलीस्ट वो FIR कटवाता, लेकिन 90 मिनट्स तक उस एरिया में कोई भी बंदा रेस्क्यू के लिए नहीं आया। सबसे पहले वो किधर गए, वो सबसे पहले FIR लॉन्च कराई और उनको ये पता भी चल गया 10 मिनट के अंदर कि ये इंसिडेंट पाकिस्तान ने कराया है। ये कितना बड़ा भोंडा मजाक है इंटरनेशनल मीडिया के साथ और ये UN रेजोल्यूशन के साथ ख़ास तौर पे। फिर अगर आप आगे चलते हैं, उसके साथ वो सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट आज हमारे DGISPR ने बताया, उसके साथ हमारी जो नेवल और हमारे जो एयरफोर्स के टीम थी, उस पर हम आज तफसीलन बात करेंगे। उसके साथ साथ अगर हम इंडियन मीडिया को देखते हैं तो वो किस तरह से अपना जहर उगल रहे हैं, वो अगेंस्ट दी नरेंद्र मोदी हो रहा है इस वक्त, क्योंकि उन्होंने नरेंद्र मोदी को इतना आइसोलेट किया हुआ है। मुबसरीन का ये कहना है कि इस वक्त नरेंद्र मोदी के लिए सिर्फ 2 ऑप्शन हैं, या तो वो पाकिस्तान के साथ किसी भी सूरत में एट एनी कास्ट जंग की हालत बनाई रखे मीडिया को अफोर्ड करने के लिए, या नरेंद्र मोदी सुसाइड करे। ये मुबसरीन का कहना है कि वो इस वक्त इतना डिप्रेस और इतना परेशान है। ये हमारी जो पाकिस्तान की मीडिया है, ये हम ये बातें नहीं करेंगे कि वो फलां छुप गया, फलां जहाज में चढ़ के चला गया, फलां को अरेस्ट कर लिया। ये क्या हो रहा है? मतलब ये इंटरनेशनल मीडिया, बरखा दत्त जैसी जर्नलिस्ट ने लिखा कि पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर निकल के भाग रहे हैं। किधर जा रहे हैं? सऊदी अरब जा रहे हैं। 5,70,000 लोग, उसने वो पूरे लोगों की डिटेल भेजी जो लोग वो हज पे जा रहे हैं।
अब मेक सेंस, लोग देख के वो हैरान हो रहे हैं कि ये इंडियन मीडिया को हो क्या गया है। लेकिन हमने उसको आज हमारे डीजी आईएसपीआर ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से वन बाय वन कैटेगरिकली उसका रेस्पॉन्ड किया और इंटरनेशनल मीडिया को बताया कि ये जो फाशिस्ट मोदी है, ये जो एक इंतहा पसंद जमात आरएसएस की आइडियोलॉजी लेके, जो आरएसएस एक 1925 में बनती है, जिसका मंशूर ये है कि हरासमेंट फैलानी है, लोगों में खौफ, लोगों में डर फैलाना है, ये वही नरेंद्र मोदी है जिसने गुजरात में जेनोसाइड किया मुसलमानों का। ये वही मोदी है जिसके ऊपर अमेरिका ने, जिसके ऊपर बरतानिया ने ये बैन लगाया कि ही इज़ टेररिस्ट। और उसी मोदी को फिर वहाँ के लोग जो है वो वज़ीर आज़म बनाते हैं। अनफॉर्चुनेटली फिर उससे बात करनी पड़ती है। फिर हमने देखा कल, अगर हम उसको स्क्रीन पे दिखा सकें, तो इंटरनेशनल मीडिया पे बैठ के इनके जो हाई कमिश्नर है वो किस तरह से झूठ बोल रहे हैं कि ये जनाजे में फ़लाँ आदमी नहीं है, ये फ़लाँ आदमी जनाजा पढ़ा रहा है। मैं समझता हूँ कि ये इंटरनेशनल मीडिया को भी सोचना चाहिए कि इंडियन लोगों को टीवी पे लेना भी है या नहीं लेना है। एटलीस्ट ये डिसाइड तो कर लें, क्योंकि ये तो जाके सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ पे झूठ झूठ और झूठ बोलते हैं। आज हम तफसीलन इस पे बात करेंगे। खुसूसी हम आज जो DGISPR की इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, हम उस पर बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फजल करीम दादा भाई साहब, जो एक बिज़नेस एनालिस्ट भी हैं, उसके साथ साथ डिफेंस के मामलात में बहुत उबूर रखते हैं। सर, सबसे पहले तो आप आज के DGISPR की जो प्रेस ब्रीफिंग है उसको समराइज़ करके हमारे नाजरीन को बताएं। वेरी मच थेबो साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया, आज DGISPR ने सारे इंटरनेशनल मीडिया को बुलाकर ख़िताब किया था। हमारे एयरफोर्स के भी रिप्रेजेंटेटिव थे और हमारी नेवी के भी थे, और ओपन एंड शट केस की तरह आज हमने अपने सारे जो फैक्ट्स प्रेजेंट किए। उसके बाद इट हैज़ बिकम क्लियर दैट इट इज़ एन ओपन एंड अ शट केस। DGISPR साहब ने आज बहुत इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट पॉइंट्स रेज किए। मैं आई विल जस्ट ब्रीफली टच ऑन देम। उनने बताया कि सबसे पहले जो है ये इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ 2:20 पे, और ये 230 किलोमीटर उनने बताया हिली एरिया है। तो सवाल ये पैदा होता है 230 किलोमीटर हिली एरिया को ट्रैवल टाइम कितना लगता है। 2:20 पे उन्होंने कहा ये इंसिडेंट हुआ, और 2:30 पे FIR कट गई। जबकि अगर बाय डिस्टेंस लें वो स्टेशन तो उधर आधा घंटा लगता है पहुंचने में। सो हाउ इट इज पॉसिबल। और 3:30 पे पूरे इंडियन मीडिया में जो 2:30 पे FIR कटी, उसमें उन्होंने 10 मिनट में पाकिस्तान को भी नॉमिनेट कर दिया, और 3:30 पे पूरे इंडियन मीडिया पे पाकिस्तान के ऊपर उनने उंगलियां उठाना शुरू कर दी और डायरेक्ट अक्यूज करना शुरू कर दिया। ठीक, अच्छा, अब तीसरी बात यह आपको बताऊं कि उनने एक और पॉइंट बहुत अच्छा रेज किया कि ये 10 मिनट में कैसे यहां पहुंचे। FIR कट गई, जो डिस्टेंस 30 मिनट का था, और 90 मिनट तक जो विक्टिम है उस तक कोई पहुंचा ही नहीं। रेस्क्यू करने के लिए कोई नहीं पहुंचा, इधर पहुंच गया, FIR के लिए पहुंच गए। तो ये उन्होंने बताया। उसके अलावा उन्होंने दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट इस हवाले से की। उन्होंने कहा कि ये इंडिया का जो फॉल्स फ्लैग है उन्होंने डॉक्यूमेंट करके दिखाया। लेफ्टिनेंट जनरल इंडिया के KS गिल का एक इंटरव्यू, जो कि कमांडिंग ऑफिसर थे जब छत्तीसगढ़ हमला हुआ था 2002 के अंदर। राइट। और उस वक्त उनका ये क्लियर टीवी चैनल को था कि ये खुद इंडिजिनियसली कराया गया इंडिया ने। इसी तरीके से पुलवामा के सत्या पॉल यादव जो थे, जो गवर्नर थे उस वक्त, ये पुलवामा के जब अटैक हुआ था, उनने खुद ये इस बात को एडमिट किया कि जो है क्या कहते हैं, ये इंडियन डोमेस्टिकली ये सारा करवाया गया था। फिर DGISPR ने इंडिया का रोल को बताया इन सपोर्टिंग फाइनेंसिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ टेररिज्म, जिसमें उनने कुलभूषण यादव का बताया गया। फिर उनने एक वीडियो क्लिप पे बताया जिसमें एक आर्मी का, इंडियन आर्मी का मेजर खुद कह रहा है कि हम पूरा प्लान बता रहे हैं कि इसको एग्जीक्यूट किस तरह करना है, प्लान, फाइनेंस, और यहां तक बताया कि सिविलियन टारगेट को हिट करना है ताकि मैक्सिमम जो है एक्सपोजर मिले। राइट। फिर उनने इंडिया की प्रॉब्लम बताई कि इंडिया की जो प्रॉब्लम है वो ये है कि वो इंटरनल प्रॉब्लम को एक्सटर्नली करता है, यानी कि अपने ऑपरेशन को, एक्सट्रीमिज्म को, टेररिज्म को बाहर प्रोजेक्ट करता है, और जो उसका एक्सटर्नल इश्यूज हैं
उसको वो अपना इंटरनल बताते, जैसे कश्मीर का उनने कहा। तो उनने उसके ऊपर फिर ये भी कहा कि उन जो इंडियन मीडिया का रोल था उनने उसको बहुत ही हाईलाइट किया और ये कहा कि इनको शर्म आनी चाहिए कि ये सेलिब्रेट कर रहे थे 2 साल के बच्चे के जनाजे को, 5 साल के बच्चे के जनाजा जो इन्होंने शहीद किया, हमारे मस्जिद को जो शहीद किया, ये उस बात की सेलिब्रेशन कर रहे हैं। व्हाट काइंड ऑफ माइंडसेट दे आर, ये किस किस्म के लोग हैं, वो उनने हाईलाइट किया। फिर उनने बताया कि इनकी गैर जिम्मेदारी का तो ये सबूत है कि जब इनने अटैक किया 6 और 7 की रात को, तो उस वक्त 57 इंटरनेशनल फ्लाइट्स थी जो डिफरेंट ममालिक की थी। ये इनने उन पैसेंजर्स को भी, एयर सेफ्टी को भी कॉम्प्रोमाइज किया। नीलम झेलम डैम पे इनने जो किया अटैक, उसका इनने बोला कि कोई कन्वेंशन जो है 54 कन्वेंशन, 58 जिनीवा कन्वेंशन का उन्होंने कोट किया कि ये इजाजत नहीं देती। इसके साथ साथ हमारे जो एयरफोर्स के रिप्रेजेंटेटिव थे उनने बाकायदा कंक्लूसिव एविडेंस दी। जब रफायल डाउन हुआ है तो उनकी रेडियो फ्रिक्वेंसी पे जो है जो मैसेज गया वो उनने सुनाया गया। फिर उनने एक बड़ा इंपॉर्टेंट, मैं आपके पास, अगर मुझे आप इजाज़त दे दें तो मैं आपके पास वापस आता हूं। आपने एयरफोर्स की बात की तो मैं, हमारे साथ एयर कमोडोर रज़ा हैदर साहब भी मौजूद हैं एयरफोर्स से। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। अगर हम स्क्रीन पे दिखा सकें तो ये इंडियन मीडिया तो झूठ बोल ही रहा है, लेकिन इससे बड़ी बात क्या है कि कल स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए इंडियन हाई कमिश्नर टू यूके, उसने एक तस्वीर दिखाई वहां पे इंटरव्यू के दौरान स्काई न्यूज़ पे। उसने बताया कि ये बंदा हाफिज अब्दुल रऊफ जो है, ये मौलाना अजहर का बेटा है, जबकि ये टोटल गलत, टोटल नॉनसेंस। ये हाफिज अब्दुल रऊफ, उनसे उनका कोई ताल्लुक नहीं है। और उसने ये पोर्ट्रे करने की कोशिश की कि ये फलां का बेटा है, और ये आप स्क्रीन पे अभी देख सकते हैं। तो ये मैं कहता हूं कि ये स्काई न्यूज़ जैसे टीवी चैनल्स को चाहिए कि ये ऐसे इडियट्स को अपने चैनल्स पे ना बुलाएं। इंडियन मीडिया तो पागल हो गई है, लेकिन आप देखें कि ये जो हाई कमिश्नर है, ये एक प्रेस्टीज किस्म के डिप्लोमेट्स होते हैं, इनको सेंस होना चाहिए। अब इसको किसी राह के गुंडे ने ये तस्वीर पकड़वा दी, अब वो तस्वीर पकड़ के वहां स्काई न्यूज़ पे खड़े हुए हैं, हाँ जी ये देखें, जबकि ये टोटल झूठ। तो ये हम ज़रूर स्काई न्यूज़ को भी कहेंगे कि इस तरह के लोगों को अपने टीवी चैनल्स पे ना बुलाएं। एयर कमांडर साहब, मैं आपके पास आऊँगा। आज की जो ब्रीफिंग थी ख़ास तौर पे, जिसमें हमारे ISPR चीफ के साथ एयर और नेवी के भी बैठे, जो उन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए अबाउट जी ये जो राफेल के गिराने के और उनके, उस पर थोड़ी रोशनी डालें आप प्लीज़। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका प्रोग्राम हमेशा बड़ा यूजफुल, बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा इंफॉर्मेटिव होता है सर। जो राफेल का एनकाउंटर था, ये एक बहुत बड़ा सवाल है राफेल के ऊपर भी और इंडियन एयरफोर्स के ऊपर भी। मैं समझता हूं कि जो PF ने परफॉर्म किया वो एक कटिंग एज फोर्स कैपेबिलिटी थी, जिसको मैं अगर कंट्रीब्यूट करूं तो PF की स्ट्रेंथ्स को मैं 4 कैटेगरीज में डिफाइन करूंगा, जो उन्होंने भी आज मेंशन किया। नंबर 1, टेक्नोलॉजीज में हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी टेक्नोलॉजीज हैं, विच इंक्लूड्स JF-17, J-10, F-16। अच्छा, उनके पास रजा साहब, रजा साहब अगर आप मुझे अलाउ करें तो एक छोटा सा ब्रेक लेना है टेक्निकल वजूहात की वजह से। मैं इधर ही से आपसे कंटिन्यू करूंगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के से ही बात को कंटिन्यू करेंगे। जी वेलकम बैक नाजरीन। इससे पहले, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि जो इंडियन मीडिया का रोल है और ख़ास तौर पे जो हमारी मीडिया जिस तरह से प्ले कर रही है और जिस तरह से हम हमारे DG ISPR A to Z 1 and 1 हर चीज़ को ट्रांसपेरेंट लेके बता रहे हैं। अब वहाँ पे जो इंडियन मीडिया है वहाँ पे कार्टून चला रहे होते हैं, वहाँ पे जोकर्स होते हैं। एक वहाँ जोकर है जिसका नाम है मेजर गौरव आर्या। बेसिकली उसने कल इतनी वहाँ पे इंतहा पसंदी फैलाई लोगों को, इतना वहाँ पे कि कराची में ये हो रहा है, इस्लामाबाद में हो रहा है। आप दिखाएं कि वहाँ पे उसको, जो वहाँ पे कुछ अच्छे लोग भी हैं, ख़ास तौर पे कांग्रेस के लोग भी हैं जिन्होंने उसको काउंटर किया।
और उन्होंने हिंदुस्तान में लोगों को ये सर्कुलेट करके बताया कि ये जो धीरू है, ये इसके तकरीबन 30 मिलियन फॉलोअर्स हैं। ये यूट्यूबर है बेसिकली ये लड़का, और इसके आप देखेंगे तो इसके एक्स पे भी इसके इतने ही ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, अप्रोक्सीमेट कोई 30 मिलियन के करीब। लेकिन इसने कहा कि ये जोकर्स को आप ना, ये फ्रॉडियों को ब्लॉक करें, जो आपको इंतहा पसंदी फैलाते हैं, जो आपको गलत खबरें दिखाते हैं। कुछ दिन पहले मैं इंडियन टीवी पे गया और मैंने इसको पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ इसको बताया कि आपका आर्मी में किस तरह, वैसे तो इनके सारे ही आर्मी के जितने भी हैं वो डफर ही होते हैं, उनके सारे ही कोर्ट मार्शल होते हैं। इसका कोर्ट मार्शल हुआ, इसको मेडिकल बैकग्राउंड पे बाहर आर्मी से निकाला गया और इसको इस वक्त सिर्फ इस बकबक करने के पैसे मिलते हैं। आप दिखाएं उसने किस तरह से मुझे मिन्नतें की कि वो मैं आप उसकी मेडिकल रिपोर्ट को डिस्क्लोज ना करूं। ये हैं इनकी हालत। ये जो वहाँ के सो कॉल्ड वहाँ के एनालिस्ट हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान की पूरी आवाम को पागल बनाया हुआ है, ना कोई इनके पास बेस होता है। अब देखें बॉडी लैंग्वेज इसकी देखें, सिर्फ इसको मैंने फैक्ट्स एंड फिगर्स से इससे बात की तो ये भागने वाले मूड में कि मैं जा रहा हूँ। अभी जब हम वहाँ नहीं होते हैं फिर ये जो इनके मुंह में आता है बक 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 कर रहे होते हैं कि पाकिस्तानी यूँ, पाकिस्तानी वो, पाकिस्तानी वो। जब इनको हम आईना दिखाते हैं, हमने पहले भी इंट्रो में भी दिखाया कि किस तरह से हिंदुस्तान हुकूमत इस वक्त डर के पाकिस्तानी लोगों को बुला नहीं रही है कि वो हमारा मस्त चेहरा, जो काला चेहरा है हिंदुस्तान का, वो दुनिया में दिखा रहे हैं। तो ये है सच्चाई। और जिस तरह से सच्चाई हम दिखा रहे हैं, जिस तरह से DGISPR साहब बता रहे हैं, और हमने हर मौके में कहा कि भाई ये इंसिडेंट जो भी आप कह रहे हैं ना, आप न्यूट्रल एम्पायर ले लें, जहां आपकी मर्जी, आप इसकी इंक्वायरी कराएं, हम बैठे हैं। आप लेकिन किसी कहने पे नहीं आ रहे। एक ये नरेंद्र मोदी है जो किसी के कहने पे नहीं आ रहा, दूसरा वो जो इसका फर्स्ट कजन है जो इजराइल का नेतन्याहू है, एक वो है। ये दोनों एक बदमाश, एक गुंडे, एक उन्होंने दहशत फैलानी है, वो वहां पे मुसलमानों को मार रहा है। और सेम सिचुएशन में वो इस तरह से ही यहाँ पे आप देखें मस्जिद में उन्होंने अटैक किया, उन्होंने स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे अटैक किया। तो दुनिया की जो सुपर पावर हैं उनको इस चीज़ को देखना चाहिए। UN रेजोल्यूशन की टोटल वायलेशन हो रही है, उसको देखना चाहिए। जी एयरकॉमोडर साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आप स्ट्रेटेजिकली बता रहे थे कि एयरफोर्स ने किस तरह से अटैक किया और किस तरह से राफेल गिराए और किस तरह से राफेल का इस वक्त दुनिया भर में मजाक उड़ रहा है। सर जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल हम बात कर रहे थे 5 जो जहाज पाकिस्तान में गिरा है। ये 5 जहाज़ों का गिरना डॉक्टर साहब राफेल के लिए तो एम्बैरेसिंग है ही, लेकिन इंडियन एयरफोर्स और इंडिया के लिए बहुत एम्बैरेसिंग है। ये 3 राफेल, 1 Su-30, 1 MiG-29, ये हमेशा एयरफोर्स की, किसी भी एयरफोर्स की हिस्ट्री में एज ए एग्जाम्पल दिखाया जाएगा कि किस तरह एक केपेबल एयरफोर्स या केपेबल पायलट्स दूसरे जहाज़ों के किलिंग करते हैं। अब इसमें मैं बताना आपको चाहूंगा अपने नाजरीन को कि PF की ऐसी क्या कटिंग एज कैपेबिलिटीज हैं जो एक्चुअली इस्तेमाल हुई और विच हैज एक्चुअली लेड टू दिस रिजल्ट। देखें, इसमें सबसे पहले जिस तरह ISPR ने भी जिक्र किया, PF मल्टी डोमेन ऑपरेशन PF ने अप्लाई किया। 4 चीजों को मैं जिक्र करूंगा। इसमें पहली चीज है मल्टी डोमेन ऑपरेशन। ये क्या चीज है? मल्टी डोमेन ऑपरेशन ये होता है जिसमें आप अपनी तमाम टेक्नोलॉजीज को, अपने एसेट्स को effectively employ करते हैं, यूज करते हैं टू गेट अ कंसंट्रेटेड कंक्रीट रिजल्ट, जो कि हमें मिला। हमारी क्या कैपेबिलिटीज और एसेट्स हमारे पास JF-17 थंडर ब्लॉक 3 है, J-10C है, हमारे पास F-16 है, मिराजेस है। ये हमने एम्प्लॉय किए अगेंस्ट इंडियन एयरफोर्स और रिजल्ट किया। दूसरा हमारे पास जो कैपेबिलिटी है वो है BVR फर्स्ट शॉट कैपेबिलिटी। BVR फर्स्ट शॉट कैपेबिलिटी होती है कि आपके जो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स हैं, उनकी रेंज एनिमी के मिसाइल्स की रेंज से ज्यादा हो, और जब ज्यादा होती है तो आपको फर्स्ट शॉट कैपेबिलिटी मिलती है, विच इज अ वेरी बिग कैपेबिलिटी। तीसरी स्ट्रेंथ जो पाकिस्तान एयरफोर्स की है वो है ट्रेनिंग, क्योंकि एवरीथिंग इज मैन बिहाइंड द गन। मशीन अपनी जगह बड़ी इंपॉर्टेंट है। राफेल भी एक अच्छा जहाज है, पोटेंट जहाज है, लेकिन मैन बिहाइंड द गन वो नहीं है जो राफेल प्रॉब्ली डिजर्व करता है। पाकिस्तान के इसमें आपको पता है वी बिलीव ऑन द हाई क्वालिटी ट्रेनिंग ऑफ पायलट्स, इंजीनियर्स एंड
all technicians and all Air Forces personnel. साथ ही followed by the morale and motivation of these pilots. ये बहुत important है, probably जो Indian Air Force lack कर. And the fourth one and the most important one is the leadership. Leadership बिल्कुल बिल्कुल सही फरमा रहे हैं सर। of Pakistan, जिनका उन्होंने जिक्र भी किया कि he was spearheading this mission. ये चार चीजों ने मिलकर एक्चुअली कल का हमें रिजल्ट दिया है। इंडियन एयरफोर्स के लिए बहुत एम्बैरेसिंग है और प्रॉब्ली हमेशा उनको याद रहेगा ये सबक। 2019 में अभिनंदन का सबक और फिर परसों ये 5 जहाजों का, ये प्रॉब्ली वो कभी एयर कमांडर साहब वो अभी 2019 का ये बेचारे दुख नहीं भूले हैं, आपने फिर उनका जो है वो चेहरा मस कर दिया है, तो उनके लिए तो बड़ी शर्म की बात है। वो तो बिहार में खड़े होकर 3 मार्च 2019 को कह रहा था, देखें ये राफेल मुझे कांग्रेस नहीं लेने देता, राफेल होते तो आज ये नतीजा। तो वो राफेल भी उनके पास आ गया। उसके बावजूद भी मियाँ जाहिद हुसैन साहब भी बिजनेस लीडर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद साहब, ये हमारी बिजनेस कम्युनिटी का बहुत बड़ा रोल है इस मुल्क की डेवलपमेंट, इस स्ट्रेंथन में, लेकिन जब हम देखते हैं कि मुल्क की बात होती है या पाक अफवाज की बात होती है तो हमारी बिजनेस कम्युनिटी अफवाज के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के खड़ी होती हैं। तो अब इन दीज सर्कमस्टेंसेस में व्हाट इज योर टेक ऑन इट सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि ये जो इस वक्त इंडिया ने जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है और उसमें जिस तरीके से वो पाकिस्तान को अक्यूज कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि चालाक दुश्मन जो है वो खुद ही फंस जाता है। बात यह है कि हमारी और उनकी इकॉनमी जो है, अगर हम देखें तो हमारा उनका 1 to 6 का गैप है, लेकिन अगर इकॉनमी को देखें तो 1 to 20 का गैप है। और वो जिस तरीके से 6-7% के ऊपर फ्लरिश कर रहे हैं और हम लोग 3% हमारा जीडीपी चल रहा है, तो इंडिया ने जो हरकत की है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके और उसके बाद फिर पाकिस्तान को थ्रेट्स करके, फिर पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल अटैक करके, फिर अपने तैयारे अपना गवा के या हमने उसको तबाह किया, फिर ड्रोन भेज के, फिर ये कि जो फॉल्स न्यूज वो चला रहे हैं कि पाकिस्तान ने इतने ड्रोन भेज दिए और हमने 98 ड्रोन पाकिस्तान के तबाह कर दिए। तो इंडिया जो बिल्कुल काम एंड क्वाइट चल रहा था, तरक्की कर रहा था, उन्होंने अपना सारे का सारा नैरेटिव जो है वो तबाह कर लिया। अब यह है कि इंडिया भी इसी तरीके से, जो पाकिस्तान में जिस तरीके से दहशतगर्दी हो रही थी, पाकिस्तान जिस तरीके से गैर मुस्तहकम हो रहा था दहशतगर्दी की वजह से, तो उन्होंने अपने यहाँ खुद ही ये सारा नैरेटिव बिल्ड कर लिया और उसकी वजह से अब उनके यहाँ से सारे जो भी इस वक्त टूरिज्म है वो सारे टूरिस्ट वहां से भाग गए, फॉरेन इन्वेस्टर वहां से भाग जाएगी। अब उन्होंने जो पाकिस्तान की तरफ से रोज एक नया और ड्रामा स्टेज करते हैं कि पाकिस्तान हमारे ऊपर हमला कर रहा है। अब पाकिस्तान हमला करे या ना करे, लेकिन वो हमले के खौफ की वजह से वहां से फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी चली जाएगी और वहां से टूरिज्म भी चला जाएगा। और पाकिस्तान ने जो अपनी एयर स्पेस पे पाबंदियां लगा दी हैं, तो उसकी वजह से भी उनकी कॉस्ट बहुत बढ़ गई है। तो ये करके इंडिया, मैं समझता हूँ कि खुद उसमें फंस गया है। जहां तक बिजनेस कम्युनिटी का ताल्लुक है, हम समझते हैं कि बिल्कुल हमारी मुसल्लह अफवाज जिस तरीके से काम कर रही हैं, जिस तरीके से मुल्क की खिदमत कर रही हैं, जिस तरीके से हमें तहफ़्फ़ुज़ दे रही हैं, जिस तरीके से हमें एनवायरनमेंट दे रही हैं और जनरल आसिम मुनीर साहब जैसे काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि हम बड़े खुशकिस्मत हैं और अल्लाह ताला ने हमें एक बड़ा अच्छा मौका अता कर दिया इस चालाक और जो कहते हैं इस बेवकूफ़ दुश्मन की वजह से। और इंशाल्लाह बिजनेस कम्युनिटी जो है वो अपने मुल्क और अपने कौम के साथ खड़ी है और इंशाल्लाह हमें दामे दर में सुख में जो भी हमें हमारे मुल्क को जरूरत होगी, हम बिल्कुल इनके साथ हैं। और इंशाल्लाह ये इंडिया की, मैं समझता हूँ कि ये खुद फंस गए और जो इन्होंने अपना एक अच्छे तरीके से चल रहे थे अपनी इकॉनमी का बेड़ा, इन्होंने खुद बेवकूफ़ी से या अपनी चालाकी की वजह से अपना बेड़ा खुद गर्क कर रहे हैं। और इसी तरीके से जो इंडिया का जो मीडिया है, जो मैं कल रात को इनका मीडिया देख रहा था और जिस तरीके से अपनी पब्लिक को ये पाकिस्तान से डरा रहे थे, एक तरफ तो हमें कह रहे थे कि जी हमारे यहाँ इस वक्त इस्लामाबाद में हालत बड़ी खराब है, लोग बड़े परेशान हैं, कराची में लोग बड़े परेशान हैं और इंडिया ने हमला कर दिया है पाकिस्तान पे और पाकिस्तान ने इंडिया पे हमला कर दिया है। तो ऐसा ड्रामा स्टेज कर रहे थे, मैं वो देख रहा था
और मुझे हंसी आ रही थी क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में ना इस्लामाबाद में कोई गड़बड़ थी, ना लाहौर में कोई गड़बड़ थी, ना कराची में कोई गड़बड़ थी, और वो सारा वहां पे उस वक्त वो ड्रामा स्टेज कर रहे थे। और इसी तरीके से वो अपने यहाँ ड्रामा स्टेज कर रहे थे कि पाकिस्तान के 98 ड्रोन आ गए। अब बात यह है कि देखें, इस तरीके से वो अपनी पब्लिक को भी खौफजदा कर रहे हैं, वहाँ के इन्वेस्टर को भी खौफजदा कर रहे हैं, और वहाँ का जो उनका एक अच्छा एनवायरनमेंट था वो उसको भी तबाह कर रहे हैं। तो ले दे के सारी बात यही है कि ये अपने दाम में खुद ही सयाद आ गया, और इंशाल्लाह आप आगे देखेंगे कि पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी बनाई है कि पाकिस्तान रोज ये कह रहा है कि हमला करने का हक हम महफूज रखते हैं, इसलिए कि इन्होंने हम पर हमला किया है, और हम अपने वक्त और अपनी जगह का तयन हम खुद करेंगे। इसका मतलब ये है कि पूरा इंडिया वल्नरेबल है, और पूरा इंडिया वल्नरेबल अपने आप को महसूस कर रहा है, और अब हमारे पास है, एक्शन हमने लेना है, और ये एक इंडिया हर वक्त जो है इस खौफ में मुब्तला रहेगा, और उसकी वजह से उनका इन्वेस्टमेंट और सारा बिजनेस क्लाइमेट उनका जो है वो खराब होगा। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं मियां जाहिद साहब। फजल करीम दादा साहब, जिस तरह से आज हमारे DGISPR ने कंटिन्यूसली ये जब से ये इंसिडेंट हुआ है 22 तारीख से, और हम इंटरनेशनल मीडिया को, हमारे जो फॉरेन ऑफिस है वो फॉरेन डिप्लोमेट्स को जिस तरह से ब्रीफिंग दे रहे हैं, व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट? Extremely professional, and this is how a responsible nation acts and behaves. जब आपके ऊपर कोई आपका एक पागल दुश्मन आप पे जब इल्ज़ाम तराशी करता है और आप पे भोंडे इल्ज़ाम लगाता है, तो आप उसको इंटरनेशनल मीडिया के आगे फैक्ट्स एंड फिगर से प्रूव करते हैं। मैं इसकी एक और मिसाल देता हूँ। आज हमारी प्रेस ब्रीफिंग में एयर कमोडोर साहब वुड एग्री विद मी कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जो उनने खुद मिसाइल फायर किए 4, उसका भी हमने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर आज दिखाया। एयरफोर्स के हमारे जो हैं ऑफिसर, उनने ब्रीफिंग में बताया कि ये कहाँ से उड़े। 3 उनके वहाँ खुद गिरे, 1 जो हमारे वहाँ आ रहा था उसको हमने मार गिराया। तो इसी तरीके से जो है क्या कहते हैं, जब आप रिस्पांस देते हैं तो आप कंक्लूसिव रिस्पांस देते हैं। देखिए हमारा ये जो ब्रीफिंग से आज जो हासिल हुआ है ना, वो पूरी इंटरनेशनल मीडिया के आगे जो है इंडिया का रोल हमने एक्सपोज करके रख दिया है विद प्रीवियस एग्जाम्पल्स एज वेल एज फ्रॉम डे 1 ऑफ पहलगाम टिल टू डेट हमने उनको एक्सपोज करके रखा है। तो जो उनकी ब्रीफिंग का आपका सवाल था, एक्सट्रीमली प्रोफेशनल एंड वेरी रिस्पॉन्सिबल ब्रीफिंग। राइट। एयर कमांडर साहब, मैं आपके पास आना चाह रहा हूँ। ये जो अभी हिंदुस्तान ने ये ड्रोन वारफेयर किया है, बेसिकली इसकी थोड़ी सी स्ट्रेटजी बताएं कि ये ड्रोन वारफेयर क्या है और इसकी कैपेबिलिटी क्या है, हिंदुस्तान की कैपेसिटी क्या है और हमारे रेजिस्टेंस की एबिलिटी क्या है? जी डॉक्टर साहब, बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। डॉक्टर साहब, इंडिया को जो ह्यूमिलेशन हुई है 5 एयरक्राफ्ट के बाद, ये समझ आ गई है कि एयरक्राफ्ट वॉर में तो उनके लिए जीतना बहुत मुश्किल है। नाउ दे हैव स्विच्ड टू द नेक्स्ट टेक्नोलॉजी व्हिच इज अ ड्रोन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे आपका सवाल कि ड्रोन वॉरफेयर क्या है और फिर इंडियन ड्रोन्स, इस पे हम आ जाते हैं। एक्चुअली ड्रोन वॉरफेयर इज अ पार्ट ऑफ अ 5th जनरेशन वॉरफेयर। इसमें क्या होता है कि यू यूज द ड्रोन फॉर द पर्पस ऑफ ISR व्हिच इज इंटेलिजेंस, सर्विलेंस एंड रिकॉनेसेंस, एंड फॉर द पर्पस ऑफ स्ट्राइक। इन दोनों पर्पस के लिए यूज करते हैं, और इसके लिए दोनों ड्रोन्स की टाइप्स भी फर्क होती हैं और इनकी टारगेटिंग भी फर्क होती है। टारगेटिंग 3 तरह की होती है। या तो रिमोट पायलट इनको फ्लाई कर रहा होगा और कैमरे से देख रहा होगा कि मैंने किस एरिया में इसको ड्रॉप करना है। सेकंड, GPS कोऑर्डिनेट्स होंगे, फीडेड होंगे, उसके अंदर वो उन्हीं कोऑर्डिनेट्स पे आके ड्रॉप होगा। और तीसरे केस में ऑटोनोमस होता है कि आप एक कमांड उसको एल्गोरिथम फीड कर देते हैं और वो उसको जाके वहां हिट करता है। और हमारे केस में जो इन्होंने यूज किए हैं, कल जो हिरोन यूज किया था उन्होंने, वो UCAV था, अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल। और जो हारोप है जो 77 हमने गिराए, ये किलर ड्रोन कहलाते हैं। ये ड्रोन्स की टाइप्स हैं। जो नॉर्मल एक बेसिक टाइप होती है ड्रोन की, वो UAV कहलाता है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जिसमें सिंपल कैमरा लगा हुआ होता है और वो पर्पस उसका होता है ISR, इंटेलिजेंस, सर्विलेंस, रिकॉनेसेंस। और उसी में जब हम वेपन लगा देते हैं तो अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल बन जाता है, जो कि हिरोन था। अब कल जो हिरोन वहां पे हमने मारा है, बेसिकली वो क्या कर रहा था, वो हमारी वीडियोस बना रहा था ताकि दूसरे जहाजों को ट्रांसमिट होती है फॉर द टारगेट। जो हारोप है ये किलर ड्रोन कैटेगरी में आता है, जो कि UCAV के बाद की कैटेगरी है। इसमें जो ड्रोन होता है इटसेल्फ, उसके अंदर एक्सप्लोसिव होता है।
उसमें वेपन नहीं लगा होता, वो खुद एक वेपन होता है, लेकिन वो लॉइटरिंग म्यूनिशन कहलाता है, एलएम जिसको हम आम जबान में कहते हैं, कि ये पहले वहां लॉइटर करता है, थोड़ी देर ऊपर घूमता है और फिर ये जाके हिट करता है और फिर बस्ट आउट कर जाता है। इसको हम सुसाइड ड्रोन भी कहते हैं, इसको हम कैमिकेजेस भी कहते हैं। और यही जब आज आपने देखा होगा एक टर्म यूज की थी DGISPAN ने, स्वार्म ड्रोन। जी तो इन्हीं किलर ड्रोन्स में जब एक मास क्वांटिटी में जब ये आते हैं तो इनको हम स्वार्म ड्रोन्स कहते हैं, जैसे स्वार्म्स आते हैं। सर। अब इंडिया इनको क्यों यूज कर रहा है, ये एक सवाल आता है। देखिए, इंडिया को एक बात समझ आ गई है कि हम एयर वॉरफेयर में पाकिस्तान एयरफोर्स से नहीं जीत सकते, और इसका उन्हें कल समझ आ गई है। 70 एयरक्राफ्ट उन्होंने भेजे थे, 5 उनमें से गिर गए, बाकी वापस चले गए, वर्सेस हमारे पास अराउंड 40 एयरक्राफ्ट वाज ऑन आवर साइड। और अब दे आर नॉट सेंडिंग देयर राफेल्स और देयर सू और मेक अगेन, ये प्रॉब्लम उन्होंने डिसाइड कर लिया। उनकी ह्यूमिलेशन भी बहुत हुई है इसमें। अब वो इस अटेंशन डाइवर्ट करना चाहते हैं, पहले तो उस ह्यूमिलेशन से, बाय हैविंग दीज ड्रोन वॉरफेयर, जिसमें वो ड्रोन अटैक्स कर रहे हैं। एक तो ये पहला रीजन, डाइवर्टिंग द अटेंशन ऑफ द मीडिया, डाइवर्टिंग द अटेंशन ऑफ द पीपल, बिकॉज दैट इज सच अ बिग न्यूज। 5 जहाजों का गिरना इन एनी वॉरफेयर इन अ सिंगल कॉम्बैट is a very very big news in the international media। और अब इंटरनेशनल मीडिया सवाल करने लगा है रिगार्डिंग द रिप्यूट ऑफ इंडियन एयरफोर्स, क्योंकि राफेल की रिप्यूट तो बनी हुई थी, लेकिन इंडियन एयरफोर्स की रिप्यूट ने उस राफेल की रिप्यूट को भी डैमेज कर दिया। इंडियन तो एयरफोर्स दूसरा रीजन, इंडियन एयरफोर्स की तो ऑलरेडी रिप्यूट दुनिया में बैड रिप्यूट बनी हुई थी, अब राफेल के भी वो पीछे पड़ गए। जी जी बिल्कुल ऐसा हुआ है सर। अच्छा, दूसरा रीजन जो है ड्रोन वॉरफेयर का होता है कि ये इकोनॉमिकल वॉरफेयर होती है। अब देखिए, जो ये हारोप ड्रोन है, ये हार्डली $0.7 मिलियन का है, जब राफेल अराउंड $200 मिलियन का। तो अगर ये 200 भी यूज करें तो एक राफेल के बराबर नहीं है। तो ये एक बहुत इकोनॉमिकल वॉरफेयर होती है, इसलिए ये आजकल बहुत पॉपुलर हो रही है इन फॉर्म ऑफ 5th जनरेशन वॉरफेयर। राइट। तीसरा रीजन क्या होता है कि ये केओस क्रिएट करता है। जो ड्रोन ऑपरेशन होता है, क्योंकि ये खासतौर पर इंडिया, आइडियली इट शुड नॉट हैव बीन, लेकिन इंडिया गिरा रहा है सिविल पॉपुलेशन पे। It should not have been, it is against the international humanitarian law, लेकिन वो गिरा रहा है just to create the panic and chaos। और चौथा रीजन जो इसका है वो है कि ड्रोन की जो एस्केलेशन डायनेमिक्स है या एस्केलेशन लैडर है, वो नहीं होती जो एयरक्राफ्ट की होती है। अब आप एग्जांपल के तौर पे मैं आपको रशिया यूक्रेन वॉर ले लें, या अजरबैजान और आर्मीनिया की जंग ले लें। उसमें शुरू में जंग आप देखें तो एयरक्राफ्ट की जंग हुई थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल वॉर हो रही है वो ड्रोन्स की हो रही है। तो जब भी दुश्मन आपको चाहता है एक लंबी जंग में लगाना, या तो वो ड्रोन वॉरफेयर में आ जाता है, क्योंकि इट इज लेस इकोनॉमिकल, इट इज सस्टेनेबल, इट क्रिएट्स मोर केओस। अब हमने क्या करना है, ये सवाल आ जाता है इसमें, क्योंकि ये टैक्टिक्स तो हमें समझने की जरूरत है कि इस वक्त दुश्मन चाह क्या रहा है। अच्छा, दुश्मन ड्रोन वॉरफेयर पे क्यों स्विच हुआ? अच्छा एयर कमांडर साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो ड्रोन वॉरफेयर है ये आपकी जंग को लेंदी करता है, ये आपको एक अनएंडेड सी वार की तरफ ले जाता है? जी बिल्कुल। आप इसमें रशिया यूक्रेन की एग्जांपल देखें कि अभी तक इतना टाइम गुजरने के बाद भी ड्रोन अटैक्स वहां पे हो जाते हैं, गैप्स बढ़ता रहता है, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी बदल जाती है, लेकिन ड्रोन अटैक, क्योंकि ड्रोन अटैक की एस्केलेशन लैडर उतनी नहीं होती जितनी एक एयर अटैक की होती है, एयरक्राफ्ट अटैक की होती है। लेकिन इस पे मेरा ये सवाल है, मैं आपके पास वापस आता हूँ दादा भाई साहब, ये कब तक हम जो है हम इनिशिएट नहीं लेंगे, हम एस्केलेट नहीं करेंगे, डी एस्केलेशन की तरफ ही हम जो है वो एस्केलेट टू डी एस्केलेट करने की जरूरत है। एस्केलेट टू डी एस्केलेट, मतलब ये हम कब, ये जिस तरह से एयर कमांडर साहब ने कहा कि अगर आप एस्केलेट नहीं करना चाह रहे हैं तो फिर डी एस्केलेट कैसे करेंगे? नहीं, देखिए पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है इस हवाले से थेबो साहब, और पाकिस्तान ने एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट होने का, रिस्पॉन्सिबल नेशन और कंट्री होने का एक सबूत दिया है, और हमने अभी तक सिर्फ अपना राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस को एक्सरसाइज किया है। और अगर आप हमारी स्टेटमेंट देखें जो DGISPR ने दी है कि हम अपने ओन टाइम और प्लेस ऑफ चूजिंग पे, मेथड भी हमारा होगा, जगह भी हमारी होगी, वक्त भी हमारा होगा, हम अपना रिटेलिएशन करने का हक रखते हैं। राइट। और अभी तक पाकिस्तान की जो पॉलिसी रही है वो, क्योंकि देखें इंटरनेशनल जो पार्टनर्स हैं वो भी सालसी का किरदार निभाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने डिप्लोमेसी को पूरा मौका दिया है कि वो इस पागल और बेहिस दुश्मन को, जो बच्चों को मार के खुश हो रहा है, इसको कोई सेंस जो है वो नॉक इन हो जाए। बट अगर ये नहीं अब तक
तो इसमें नहीं हुआ है, तो इस पे ज़्यादा अरसा वेट भी नहीं हो सकता, और फिर वही बात होगी दैट इन ऑर्डर टू डी एस्केलेट वी हैव टू एस्केलेट द सिचुएशन। तो मैं समझता हूँ अब ज़्यादा वक्त बचा नहीं है, एंड पाकिस्तान रिस्पॉन्स विल डेफिनेटली कम, इट विल बी मेजर्ड, फोर्सफुल एंड डेफिनेटली अनफॉरगेटेबल। राइट। एक मिनट साहब, आपके नज़र में क्या है, इसको किस तरह से इसको एस्केलेट इंडिया करता रहेगा, और हम डिफेंसिव मूड पे होंगे या हमें कुछ ऑफेंसिव मूड पे जाके, और ये जो इसकी जो नई टैक्टिक्स आप बता रहे हैं कि ये जंग को, बिकॉज वो तो क्या कर रहा है, वो अपने लोगों को इंगेज कर रहा है ना, जो वहाँ पे जो उसकी मीडिया है, वहाँ पे जो कांग्रेस है, वहाँ के जो उसके लोग हैं, उन्होंने लोगों की परसेप्शन ये है कि नरेंद्र मोदी को इस स्टेज पे लेके चले गए हैं कि या तो वो जंग करता रहे या तो वो हिटलर की तरह सुसाइड करे। तो हमारे तरफ से क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? जी डॉक्टर साहब, देखें, एक तो जैसे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने बहुत क्लियरली बात की और आईएसपीआर ने बड़ी क्लियरली दैट वी विल रिस्पॉन्ड एट द अपॉर्चुन टाइम एंड प्लेस, और वो कब आता है वो अभी कहना जरा जल्द होगा, लेकिन मैं अब समझता हूं कि अभी ये ड्रोन वॉरफेयर जो है इट इज गोइंग टू स्टे, इसकी फ्रीक्वेंसी बदल सकती है, बट इट मे गोइंग टू, हमें इस लॉन्ग ड्रोन वॉर के लिए तैयार होना होगा, जिसके लिए हम तैयार भी हैं। एंटी ड्रोन कैपेबिलिटी पाकिस्तान की बहुत अच्छी है, अल्हम्दुलिल्लाह 77 ड्रोन्स हम अभी तक गिरा चुके हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान की एंटी ड्रोन कैपेबिलिटी भी बहुत अच्छी है और ड्रोन कैपेबिलिटी भी बहुत अच्छी है, यानी अटैक कैपेबिलिटी भी बहुत अच्छी है। हमारे पास यूकैव्स भी हैं और हमारे पास किलर ड्रोन्स भी, ये दोनों कैटेगरीज पाकिस्तान पोजेस करता है। इसके साथ मैं एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट भी देना चाहता हूँ कि हमें मे बी के ड्रोन से जो ये सिविलियन किलिंग्स कर रहे हैं इंडियंस, इसको मेरा ख्याल है हमें यूएन में उठाने की जरूरत है, क्योंकि सिविलियन किलिंग कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है, इधर थ्रू ड्रोन और थ्रू द एयरक्राफ्ट। मसाजिद पे, खवातीन पे, बच्चों पे, ये इवन डैम्स के ऊपर ये जो अटैक है, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल, इट इज इररेशनल एंड इररिस्पांसिबल एक्ट। अच्छा, कमर साहब, इसमें तो ये अपने जो इसका फर्स्ट कज़न है इजराइल का नेतन्याहू, ये तो उसकी कॉपी कर रहा है ना, वो भी इसी स्ट्रेटेजी के तहत स्लोली एंड ग्रेजुअली वहाँ पे लोगों को, इनोसेंट लोगों को मार रहा है, शहीद कर रहा है, ये भी तो उधर ही आ रहा है ना। जी, ये डॉक्टर साहब हिंदुत्व अप्रोच है इनकी, खासतौर पे जिस तरह मसाजिद को शहीद किया है, ये सारी हिंदुत्व अप्रोच है। अदरवाइज वर्शिप प्लेसेस को तो जंगों में भी टारगेट नहीं किया जाता। यहाँ पर एक और जो जंग इंडिया लड़ रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस पाकिस्तान मीडिया भी उसको बहुत अच्छा लड़ रहा है जिस तरह आप लोग हैं, वो 5th जनरेशन वॉरफेयर का तीसरा एलिमेंट है, दैट इज साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, जिसमें मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन है। आप लोग काउंटर कर रहे हैं उसको। अभी आईएसपीआर ने, आपने देखा होगा कितनी मिस इन्फॉर्मेशन जो इंडिया ने फैलाई है, उसको उसकी एग्जाम्पल्स दिखाई है, आप भी शेयर करते रहते हैं। इससे जो 5th जनरेशन वॉरफेयर के, मैंने आपको बताया कि पहला पार्ट तो टेक्नोलॉजी होता है, दूसरा साइबर वॉरफेयर होता है, और तीसरा साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होता है। अभी साइबर वॉरफेयर भी मेरा अपना ख्याल है कि दैट इज वुड बी द नेक्स्ट स्टेप, लेकिन अभी ये जो मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन और नैरेटिव बिल्डिंग की वॉर है, ये इस वक्त चल रही है अलॉन्ग विद द ड्रोन वॉरफेयर। ये दो समझने एंड्स हैं जिनको हमें संभालना है। इधर से एंटी ड्रोन टिल द टाइम वी डोंट रिस्पॉन्ड टिल द टाइम, and then other is the psychological warfare, which is misinformation and disinformation, especially on the social media. उन्होंने हमारा कहा कि F-17 गिरा दिया, आप देखें तो मतलब बात लगती है कहीं दिल को। उन्होंने कहा हमारा एक F-16 गिरा दिया, पाकिस्तान का एक पायलट उनके पास है, इधर जंग लगी हुई है, इधर लड़ाई हो रही है, इधर आग लग गई है, कराची में ये हो गया। कितनी मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन। तो ये वो है जिस पर इंडिया अब खेल रहा है, और हमें इसको बड़ी अच्छी समझ आ चुकी है, और इंशाल्लाह हम उसका उसी तरह से काउंटर जवाब भी दे रहे। ये दादा भाई साहब, आपके पास इसका क्या सलूशन है कि जिस तरह से ये डिसइंफॉर्मेशन हिंदुस्तान फैला के और पूरी दुनिया को जो है वो गलत दिखा रहा है, जिस तरह से अभी मैंने इंट्रो में कोट किया कि चले हम मान लेते हैं कि इनके जो जर्नलिस्ट हैं या इनके जो साफ़ी है वो तो टोटल झूठ बोल रहे हैं। इंडियन हाई कमिश्नर टू यूके इसका न्यूज़ पे बैठ के, वो मैंने अभी उसकी पूरी आपको करेक्शन भी दिखाई कि वो किस तरह से गलत बयानी से काम ले रहा है कि ये फलां आदमी जो है नमाज पढ़ा रहा है और इसके पीछे ये खड़े हुए हैं। इसका क्या सलूशन है?
देखिए, इसका सलूशन तो ये कि आप अपने कॉन्क्रीट प्रूफ्स के साथ जो हमने आज पूरी इंटरनेशनल मीडिया को दिया और बारहा देते रहे हैं, उसी से आप इसको काउंटर करते हैं इनके नैरेटिव को। और मैं आपको एक बात बताऊं जी, पूरी कौम को मुबारक हो ये बात कि इंडिया का जितनी मॉकरी हुई है ना, एपिक लेवल डिसग्रेस इनको मिला है, नॉट ओनली फॉर द मीडिया बट जैसे आपने एम्बेसडर का बताया, एम्बेसडर एक बहुत रिस्पॉन्सिबल पोजीशन होती है। और यूके में इनका एम्बेसडर जो फोटो दिखा रहा है, दे आर सच डफर्स। अभी मतलब डफर की भी मिसाल नहीं मिलती। वो जो इसकी फोटो दिखा रहा है, उसी की इंडियन क्लिप दिखाई गई है कि जिसका वो बता रहे हैं कि नमाज पढ़ा रहा है, उसको इंडियन मीडिया ने 5 साल पहले मार भी दिया है। देखिए, एक हमें हमारे ऑनरेबल एम्बेसडर जी.आर. बलोच साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। बलोच साहब, आपको वेलकम कहते हैं हमारे प्रोग्राम में सर। बलोच साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मैं आपकी आवाज आ रही मेरे पास। कैन यू हियर मी? सर, आपका शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज ये बताएं, हम इस वक्त बात कर रहे हैं कि जो हिंदुस्तान का फेक एंड एक फैब्रिकेट है, और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान प्रोएक्टिवली पॉजिटिव चीजें दुनिया को बता रहा है, ये आप एज अ एक्सपर्ट फॉरेन ऑफिस के आप इस वक्त क्या देख रहे हैं? और ये जो फेक न्यूज और रियलिटी की आपस में जंग है, ये कहां रुकेगी? साहब, थैंक यू। देखिए, ये जो इस वक्त स्टैंड ऑफ है पाकिस्तान और हिंदुस्तान का, ये सिर्फ कोई अचानक वाकया नहीं हुआ। ये किस्सा है बहुत सारे सालों का, एंड स्पेशली आफ्टर बीजेपी कमिंग टू पावर, उनका पूरा एडिफिस जो है, नैरेटिव, डोमेस्टिक पॉलिसी और इंटरनेशनल में, है पाकिस्तान दुश्मनी, मुसलमान दुश्मनी, और एक साइलेंट किरदार इस्लामोफोबिया में उसका बहुत बड़ा है, जो कि जो है वो गाहे बगाहे बढ़ता चला गया है। और आज मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान इस्लामोफोबिया का दुनिया का एपी सेंटर है, जहां से मुसलमान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है। नाउ कमिंग टू दी स्ट्रेटेजिक एंड मोर पॉलिटिकल इश्यूज, तो बेसिकली जो उनका कॉन्सेप्ट है इंडिया के इस फैशिस्ट रिजीम का, कि वो एक रीजनल हेजेमन के तौर पे उभरना चाहता है और बाद में वो एक ग्लोबल एक्टर बनना चाहता है। अब इसकी एम्बिशन में और उसकी रियलिटी में बहुत बड़ा गैप है। जो हिंदुस्तान आज हम देख रहे हैं, ये मेरे ख्याल है बहुत सारी डेकेड्स दूर है टू रियली बिकम अ रीजनल हेजेमन और यू बिकम अ ग्रेट ग्लोबल पावर, बहुत दूर है। ठीक है, ये जो $3 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है, वो बहुत बड़ा वो भी एक बबल है। बिकॉज अगर वो जो 2 or 3 or 5% जो उसकी पॉपुलेशन जिनके हाथ में है पैसा, उनको हटा दे तो इसका जीडीपी कोई बहुत कम रह जाता है, बहुत कम रह जाता है। और उनकी पर कैपिटा इनकम भी पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी कम हो जाती है। राइट। अच्छा, अब उसके इस एम्बिशन में पॉलिटिकल लेवल पे, डिप्लोमेटिक लेवल पे और मिलिट्री लेवल पे अगर कोई रुकावट है, वो तो पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान को विक्टिम बनाने के लिए, उसको टारगेट बनाने के लिए, उसकी डीमिस करने के लिए दुनिया में इसने प्रोपेगेंडा में क्या नहीं किया कि जी हम डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करेंगे पाकिस्तान, जो है वो एपी सेंटर टेररिज्म का हो गया। ऑल द रक दे कुड थिंक ऑफ, और बल्कि जो पूरी उनकी मीडिया मशीनरी इतने सालों से, 15 सालों से इसी में लगी हुई है, लेकिन इट डिड नॉट वर्क। पाकिस्तान इज रिस्पेक्टेड इन द वर्ल्ड, पाकिस्तान हैज फ्रेंड्स, एलाइज, पाकिस्तान माशाल्लाह अपने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पॉजिटिव रोल अदा कर रहा है, चाहे वो वॉर अगेंस्ट टेररिज्म हो, चाहे पैलेस्टीन का इश्यू हो, चाहे वहां भी कंस्ट्रक्टिव अपना रोल अदा किया है रशिया और यूक्रेन की वॉर हो, एंड ऑब्वियसली कश्मीर के वाक़े पे तो बहुत सारा है। तो अब ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ है, ये पैटर्न है गंगा जो जहाज था उनका, उसको अगवा करने से। पक्का उसका बिल्कुल कंफर्म, आप किताब पढ़ लीजिएगा, बहुत सारी हिस्ट्रियां हैं जो लिखी गई हैं फॉल ऑफ ढाका के मुतालिक, कि ये गंगा किस तरह से उन्होंने प्लान किया ताकि फ्लाइट्स आप जो है ईस्ट से वेस्ट पाकिस्तान खत्म हो जाए, एंड दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ द फॉल ऑफ ढाका। अब हम इस पे आते हैं, तो ये एक लिहाज से एक डिसाइसिव मोमेंट है हमारे लिए भी और हिंदुस्तान के लिए भी। हमें एज ए कॉम, एज ए नेशन माशाल्लाह खड़े हुए हैं, लोग डिटरमिन्ड है,
कौम अपनी फौज के साथ खड़ी हुई, जो एक बड़ी प्रोफेशनल फौज है, और उसने अपनी कॉम्पिटेंस दिखा दी है, अपनी वॉर वर्दीनेस दिखा दी है, जबकि द कंट्री इंडिया की रियलिटी ये है कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट इक्विपमेंट भी उनसे नहीं चला जाता। इनफैक्ट एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी, जो एक प्रोफेसर है, इंडियन प्रोफेसर वर्किंग इन शिकागो यूनिवर्सिटी, उसने कहा कि सब कितने से बड़ा इनके पास इक्विपमेंट दे दें वो भी बेकार है, और सबसे वर्स्ट ने कहा कि उनका जो मैन पावर है इस वक्त ट्रेन ही नहीं है, वो ऐसे नॉमिनली उनको फेक ट्रेनिंग करा के भेज देते हैं, एंड दे डोंट नो हाउ टू ऑपरेट दीज टेक्निकल। वेरी वैलिड पॉइंट बलोच एम्बेसडर जी आर बलोच साहब, आपका बहुत शुक्रिया। फजल करीम दादाभाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एयर कमांडर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मियाँ जाहिद हुसैन साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ये हमारी कंटिन्यू ये जो ट्रांसमिशन है ये चलती रहेगी। फजल भाई से एंड एयर कमांडर साहब से हम मज़ीद भी इस पे तफसीलन बात करते रहेंगे, लेकिन हमें एक ऐसे दुश्मन से, एक ऐसे बेवकूफ़ दुश्मन से हमारी वाबस्तगी है कि जिनके पास ना कोई सेंस प्रिवेल करता है, जंगी जुनून है। लेकिन जिस तरह से अभी एम्बेसडर बलोच साहब कह रहे थे कि वो ही सेम स्ट्रेटजी पे जा रहे हैं, लेकिन उस स्ट्रेटजी पे अभी कोई काम हो नहीं सकता। ये 2025 है और इस वक्त पाकिस्तान जो है वो माशाल्लाह एटॉमिक पावर है। उसके साथ साथ पाकिस्तान की कैपेबिलिटी, पाकिस्तान की मिलिट्री कैपेसिटी, पाकिस्तान की एयरफोर्स की कैपेसिटी दुनिया इससे वाकिफ़ है। जब से हमने इन इंडियन फ़ौजियों को तो हम मारते पीटते ही रहते हैं, लेकिन उनको दुनिया को ये पता है कि ये डफर हैं। लेकिन जब से हमने फ्रांस का राफेल गिराया है तो दुनिया भी हैरान है, फ्रांस की कंपनी भी हैरान है। उस पर बड़े ज़बरदस्त मीम्स भी बन रहे हैं। वो फ्रांस की कंपनी एक जूता उठा के और वो इंडियन एयरफोर्स का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। तो इसके साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है, लेकिन इसी पे हम अपनी ट्रांसमिशन जारी रखेंगे और इंशाल्लाह जो फतह है वो सच और हक़ की होगी, और पाकिस्तान हक़ पे है और पाकिस्तान सच पे है। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।